नमस्कार। क्या आप आरएएस, एसआई, पटवार या रीट की तैयारी करने जा रहे हैं? तो यह सूचना खास आपके लिए है, क्योंकि लॉकडाउन के समय आपकी परीक्षा की तैयारी को एक नई दशा, एक नई दिशा, एक नई रफ्तार देने के लिए टीम कलाम लेकर आया है एक विशेष प्रोग्राम, कलाम चैरिटी टेस्ट सीरीज। ये कलाम एकेडमी के वेबसाइट पर आयोजित होने वाली विशेष ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जिसके अंतर्गत आपको मिलेंगे आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, आपके विस्तृत एग्जाम पैटर्न पर आधारित 4 ऑनलाइन टेस्ट। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत आपको उपलब्ध होगी एग्जाम की आंसर की और आपकी रैंक। क्योंकि कलाम एकेडमी का सदैव यह प्रयास रहा है कि हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जवाबदेह रहें। ऐसे में हमारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षकों, हमारे मार्गदर्शकों की प्रेरणा स्वरूप हमने यह तय किया है कि इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन शुल्क द्वारा जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसे कोविड पीड़ितों की सहायतार्थ उपयोग किया जाएगा। इसके रजिस्ट्रेशन हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन शुल्क है मात्र 100 रुपए, और जो भी विद्यार्थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाएगा उसे सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, इससे एकत्रित तमाम धनराशि और डोनेशन की जानकारी भी आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही हमारी इस मुहिम से जुड़े, अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को इस सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए नवाचार की ओर प्रेरित करने का प्रयास करें। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, डेट, टाइम, शेड्यूल, ये सभी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। तो आज ही लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.kalam.academy। नान्त्रेणाचम उच्चारणम भवति। ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या है? वर्णस्य, स्वरस्य, व्यंजनस्य, अक्षरस्य। वर्ण का, स्वर का, व्यंजन का, अक्षर का। तो ये जो प्रश्न है, पहले इस प्रश्न का अर्थ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में इसका जो भी आंसर होगा हम उसकी चर्चा करेंगे। नान्त्रेणाचम है, इस शब्द को तोड़ो। तो जैसे ही हम इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे होगा, नै धन अंतरेण धन अचम। नान्त्रेणाचम, नै धन अंतरेण धन अचम, नान्त्रेणाचम। अब इसका अर्थ हम निकालते हैं। नै यानी नहीं, अंतरेण यानी बिना, अचम यानी स्वर। स्वर के बिना उच्चारणम न भवति, उच्चारण नहीं होता है। कि स्वर के बिना किसका उच्चारण नहीं होता? तो वर्ण का। तो वर्ण में तो हमने सामान्यतः बात की, तो स्वर तो खुद एक वर्ण है, तो स्वर का तो उच्चारण हो ही रहा है। स्वरस्य, स्वर का, तो ये स्वर का खुद का नाम इसमें दे रखा है। व्यंजनस्य, व्यंजन का, और अक्षरस्य, अक्षर का। अक्षर जो पर्याय पद है वो वर्ण का ही है। इसलिए तो प्रश्न ये हुआ कि स्वरों की सहायता के बिना किसका उच्चारण नहीं होता। तो जैसे कि हम वर्ण के टॉपिक में चर्चा कर रहे थे कि जो व्यंजन वर्ण है, आंसर है सी। तो व्यंजन वर्ण जो है, इस व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर के बिना नहीं होता है। तो अपना आंसर हो गया सी, व्यंजनस्य। बिल्कुल सही, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आंसर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो देखिए, अपन ने ये कहा कि जो स्वर के बिना, अच के बिना किसका उच्चारण नहीं होता, तो आंसर हो गया व्यंजनस्य। ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और दूसरा प्रश्न हमारा ये था, व्याकरणे इत संज्ञकस्य फलम भवति। व्याकरणे, व्याकरण में इत संज्ञकस्य, इत संज्ञक का फलम भवति, फल होता है। मतलब जो इत संज्ञक वर्ण होता है, उस इत संज्ञक वर्ण का संस्कृत व्याकरण में क्या नतीजा होता है, क्या परिणाम होता है? तो हलंत्यम, वो हलंत्यम होता है। लोप है, उसका लोप होता है। विस्मरणम, वह विस्मृत हो जाता है, अर्थात उसे भुला दिया जाता है। और तालु, वह तालु होता है।
तो देखिए जब इत संज्ञक की बात आ रही है तो इत संज्ञक वर्ण होता क्या है, इसके बारे में सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उस वर्ण का नाम होता है इत संज्ञक वर्ण। क्लियर। और इत संज्ञा के लिए जैसे कि इत संज्ञा सूत्र 6 होते हैं। हलंत्यम, उपदेशे अज अनुनासिक इतो, लसक्व तद्दिते, चूटू, सह प्रत्यस्य और आदिर्य टूडवह। रिट में संज्ञा प्रकरण नहीं है, बाकी इत संज्ञा के लिए 6 सूत्र होते हैं और उन 6 सूत्रों के द्वारा इत संज्ञा होती है वर्ण की, और इत संज्ञा होने के कारण वर्ण का नाम हो जाता है इत संज्ञक वर्ण। ये तो रही बात इसकी। अब जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसे इत संज्ञक कह दिए, तो इत संज्ञक का इनमें क्या होता है? तो आंसर होगा दिनेश जी बी, सुनीता ए, दौलत 2 नंबर। भाई हरियाणा को तो मिल जाएगा, आंसर क्या है वो बता दिए। 1 नंबर, 1 नंबर। अच्छा तो देखिए अब चर्चा करते हैं। हलंत्यम जो 1 नंबर आंसर आ रहा है वो तो खुद एक इत संज्ञा सूत्र है, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है। जबकि ये कह रहा है कि इत संज्ञक का क्या होता है, तो ये इत संज्ञक का हलंत्यम थोड़ी होता है, ये तो इत संज्ञक करने वाला, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसका मतलब आंसर इसमें हलंत्यम नहीं है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। नंबर 2 पर चलते हैं। लोपे, विस्मरणम, तालु। तालु एक उच्चारण स्थान है, ये भी इसका आंसर नहीं है। विस्मरणम उसको बुला दिया जाता है, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो शेष क्या बचा? लोप है। पूजा आंसर है लोप है, बिल्कुल सही है। तो देखो लोप है इसका आंसर कैसे है वो सुनना। जिस वर्ण की इत संज्ञा होती है उसको हमने नाम दिया है इत संज्ञक वर्ण, और फिर उसके बाद में एक सूत्र आता है इसके लिए, तस्य लोप है। तस्य लोप है, उसका लोप। अब यहां पर जो तस्य शब्द है उसका अर्थ होता है उसका, मतलब किसका? इत संज्ञकस्य। यहां जो तस्य शब्द है वो इत संज्ञक के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग के रूप में ग्रहण किया गया है। तो आप ऐसे कहेंगे तस्य लोप है, उसका लोप। किसका लोप? इत संज्ञकस्य लोप है। इत संज्ञक का क्या होता है? लोप होता है। और यदि हम लोप की बात करते हैं, यदि हम लोप की बात करते हैं कि लोप क्या होता है, तो उसके लिए आप ये ध्यान रखें, अदर्शनम, अदर्शनम लोप है। तो देखो यहां पर आपको ध्यान ये रखना है कि तस्य लोप है और अदर्शनम लोप है, दोनों में अंतर है। ये जो तस्य लोप है वो तो इत संज्ञक वर्ण का लोप करता है, और अदर्शनम लोप जो होता है वो लोप संज्ञा करता है कि कौन सा वर्ण है, किस ध्वनि का लोप होता है। तो लोप की परिभाषा क्या होती है? तो ध्वनि के जब लोप की बात करें तब तो तस्य लोप है, और लोप क्या होता है, किसे कहते हैं, तब होता है लोप संज्ञा के लिए अदर्शनम लोप है, कि विद्यमान ध्वनि का दिखाई न देना क्या कहलाता है? लोप। तो जो इत संज्ञक वर्ण है उसका क्या हो जाता है? लोप। तो अपना आंसर हो गया लोप है। क्लियर। उसके बाद सुनील जी अदर्शनम लोप है, जी बिल्कुल, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है कि विद्यमान ध्वनि का दिखाई न देना अथवा श्रवण न होना लोप कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, पकारस्योच्चारण स्थानम विद्यते। पकारस्य, यहां
शब्द को तोड़ लो आप और उसका विच्छेद करते हुए उत्तर निकालेंगे। पैकारस्य धन उच्चारण स्थानम, पकारस्य उच्चारण स्थानम वर्तते विद्यते वा। पकारस्य, पकार का। अब यहां पर देखो ये जो कार दे रखा है ना, कार से तात्पर्य क्या होता है? वर्ण। तो इसका अर्थ हम ऐसे कह सकते हैं कि पै वर्ण का, पकारस्य पै वर्ण का उच्चारण स्थानम, उच्चारण स्थान विद्यते है, पै वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब पै वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है वो हमें पूछा है। तो आंसर ओष्ठव नासिका उभव, उभव का अर्थ होता है दोनों, और तालु तालु। तो देखिए जैसे ही अपन ने उच्चारण स्थानों की बात की तो उच्चारण स्थानों में आप ऐसे कहते हैं अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसानाम मूर्धा, लृतु लसानाम दंताः, उपुपधमानीयानाम ओष्ठौ। उ पू का मतलब होता है पै वर्ग, और उ पै वर्ग, और उपधमानीय जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। तो ओष्ठ जो है वो पै वर्ग का है। नासिका की बात करें तो अनुस्वारस्य नासिका, यम गणना नाम नासिका। अनुस्वार का और वर्ग का जो पंचम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान नासिका। और यदि और डीपली जाएं तो आप ऐसे कह सकते हैं यमा नाम नासिका, यम वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिका। इसका मतलब नासिका तो नहीं है, उभव दोनों। तो जब नासिका नहीं है तो उभव नहीं हो सकता। तालु की बात करें तो इचु यशानाम तालु, ई चय वर्ग ये और से का होता है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर अपना हो गया कौन सा? ओष्ठव। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ईषद विवृत वर्णा सन्ति, ईषद विवृत वर्णा सन्ति, ईषद विवृत वर्ण हैं। अब आप देखेंगे कि जो ईषद विवृत है वो क्या है, हमें वो पहचानना था। ईषद विवृत का यदि हमें पता है तो फिर इनमें से हम वर्ण की जो है पहचान कर सकते हैं कि कौन सा वर्ण ईषद विवृत है। तो देखिए ईषद विवृत एक प्रयत्न का नाम था, और प्रयत्न के आधार पर वर्णों की हमने संज्ञा ढूंढनी थी। बिना 2, मदन 2, भागीरथ 2, से है, उषा 2, मक्खन जी 2 नंबर। तो आंसर आपका 2 नंबर आ रहा है। से है। तो एक बात और बताएंगे, ये जो से है ये 4 वर्ण हैं। चलो आंसर 2 नंबर आ रहा है। सन्नी मेहता 1 नंबर। अच्छा, तो देखिए एक बात और बताएं आप, ये वर्णों को और कौन से वर्ण कहते हैं हम? सामान्यतः व्यंजन वर्णमाला में जब अपन व्यंजनों को 3 वर्गों में बांटते हैं तो ये का तो क्या नाम है और से है का क्या नाम है? तो ये को तो हम क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्ण। से है क्या कहलाते हैं? ऊष्म वर्ण। ये वर्ग का तीसरा वर्ण है। वर्ग का तृतीय वर्ण, या आप ऐसे कहते हैं कौन से वर्ण में आ रहा है ये? स्पर्श वर्ण में। और कैचे टेते पे की बात करें तो ये वर्ग का प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्ण की बात करेंगे तो ये भी कौन सा वर्ण आ रहा है? स्पर्श वर्ण। ये तो है इनके नाम, ठीक है।
अब ये ईषद विवृत क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ईषद विवृत एक प्रयत्न है। प्रयत्न क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा की कि वर्ण का उच्चारण करने हेतु जो प्रयास की जाती है, जो कोशिश की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास या कोशिश का नाम होता है प्रयत्न। और यह कोशिश दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, प्रयत्न दो प्रकार के, एक आभ्यंतर प्रयत्न और एक बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्नों की हम जहां बात करते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं 5, और जो आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं उन 5 में आप ऐसे कहेंगे, स्पृष्ट, नंबर 2 होता है ईषत स्पृष्ट, नंबर 3 ईषद विवृत, नंबर 4 जो है विवृत, और 5वां जो है समृत। क्लियर? ये 5 आभ्यंतर प्रयत्न हैं। अब इन 5 आभ्यंतर प्रयत्नों की बात करें तो कौन से वर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, तो स्पृष्टम स्पर्शानाम, तो ये तो है स्पर्श वर्णों के लिए। ईषत स्पृष्टम अंतस्थानाम, तो ये है कौन से वर्णों के लिए, आप ऐसे कहेंगे अंतस्थ वर्ण के लिए। और ईषद विवृतम ऊष्माणाम, विवृतम स्वराणाम, और जो समृत है 5वें की हम बात करें वो प्रयोगे अकारस्य, प्रयोग में किसका होता है, ए का। ये अपन ने यहां सामान्य सी चर्चा की है। तो आप यह ध्यान देखिए, अपन ने ये पूछा था कि ईषद विवृत वर्ण कौन सा है, तो ईषद विवृत वर्ण में, ईषद विवृत में कौन से वर्ण आ रहे हैं, ऊष्म वर्ण आ रहे हैं। और इनमें से ऊष्म वर्ण कौन से हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वह होगा 2 नंबर। ठीक है, ईषद विवृत वर्ण कौन से हैं, तो अपना आंसर हो गया 2 नंबर। क्लियर? तो आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अपना जो 5वां प्रश्न था यह संधि से संबंधित प्रश्न है आपका। सिंधूर्मी पदस्य संधि विच्छेद है भवेत। सिंधूर्मी पद का संधि विच्छेद होना चाहिए, मतलब सिंधूर्मी शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए, तो अपना जो आंसर है इसमें नंबर 1 सिंधुधन उर्मी, दूसरा सिंधुधन उर्मी, तीसरा सिंधुधन उर्मी, और चौथा है सिंधुधन उर्मी। तो आंसर क्या होगा, आंसर 3 नंबर आ रहा है। अच्छा जी, तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पहली बात तो ये, हमें इसका विच्छेद कहाँ से करना है वो ढूंढना है, फिर उसके बाद में इसमें जो संधि होगी उसकी चर्चा हम करेंगे। सिंधूर्मी में आपको दीर्घ उ दिखाई दे रहा है कि यहां जो अपन ऐसे कह रहे हैं सिंधूर्मी, तो हमें विच्छेद यहां से करना है। अब आप देख रहे हैं कि सिंधूर्मी में दीर्घ उ आ रहा है, तो दीर्घ उ का निर्माण दीर्घ संधि में होता है। सवर्ण दीर्घ संधि, स्वर संधि की हम बात करते हैं, उसमें दीर्घ उ का निर्माण होता है। दीर्घ उ बनता है किसकी जगह, उ प्लस उ से अथवा उ प्लस उ से, या आप ऐसे कहें उ प्लस उ, अथवा आप ऐसे कह सकते हैं उ प्लस उ। ये जो 4 शर्त हैं, इन 4 शर्तों के अनुसार दीर्घ उ का निर्माण होता है। अब इसका मतलब पहले वाला जो शब्द है उसके अंत में या तो ह्रस्व उ आएगा या दीर्घ उ आएगा। तो या तो अपने पास सिंधु होना है या सिंधु होना है, दीर्घ
या रस्व, इनमें से कोई सा होगा। तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, उनमें रस्व भी दे रखा है, दीर्घ भी दे रखा है। अब यहाँ हमें शुद्धता का चयन करना है कि सिंधु शब्द में ऊ रस्व आता है कि दीर्घ आता है। तो जैसे ही हम सिंधु शब्द की बात करते हैं तो सिंधु शब्द में जो उकार होता है वो रस्व होता है, सिंधु। ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द है, तो दूसरे शब्द में उर्मी। उर्मी जो शब्द है वो तरंग लहर के लिए प्रयुक्त होता है, जिसका आरंभ जो है वो दीर्घ उकार से होता है। तो उर्मी शब्द की जैसे हम उच्चारण भी करते हैं तो एक तो होता है उर्मी और एक होता है ऊर्मी, और शुद्ध उच्चारण जब हम करें तो ऊर्मी होता है। और ऊर्मी में आप ध्यान रखिए स्वराघात जो हो रहा है, बलाघात जो हो रहा है वो दीर्घ ऊपर हो रहा है, इसलिए आप यहाँ कहेंगे दूसरा जो शब्द होगा वह होगा ऊर्मी। तो अपना विच्छेद होगा सिंधु धन ऊर्मी। अब सिंधु धन ऊर्मी अपने जो 4 ऑप्शन आ रहे हैं उन चारों ऑप्शन में से चुन लीजिए आंसर कौन सा है। तो अपना आंसर होगा 3 नंबर, सिंधु धन ऊर्मी। ठीक है। संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ सवर्ण संधि। उसके बाद अगला जो अपना प्रश्न है वो है तंडुलौदने पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तंडुलौदने पद का संधि विच्छेद है। तो देखिए तंडुल प्लस ओदने, तंडुल प्लस औदने, तंडुलह प्लस ओदने, तंडुलह प्लस औदने। तो सबसे पहली बात तो यहां हम ध्यान देंगे कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। औ की ध्वनि सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। तो जिस संधि में आई, औ और आर ये जहां बनते हैं उस संधि को हम कहते हैं वृद्धि संधि। ठीक है। अब वृद्धि संधि तो इसका मतलब ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, और वृद्धि संधि का अगर उदाहरण है तो विसर्ग तो इसमें आ ही नहीं सकता। इसका मतलब 2 तो यहीं पर गलत हो गए। ठीक है। अब उसके बाद बच गए अपने पास ऑप्शन 2, एक तो तंडुल प्लस ओदने और एक तंडुल प्लस औदने। तो दोनों ऑप्शनों में तंडुल है, इसका मतलब यहाँ वाला तंडुल शब्द तो सही है, तंडुल का अर्थ होता है चावल। अब जो ओदन जो शब्द है उसका अर्थ होता है भात, और जो ओदन शब्द है वह इस रूप में आता है ओदन। अब ओदन का अर्थ होता है भात, चावलों से बना हुआ भात। तो यहाँ पर जो शब्द है दूसरा शब्द है वो ओकार से आरंभ होगा। तो ओकार वाला जो अपना उदाहरण है इनमें तो वह है कौन सा, 1 नंबर। तो यहाँ औ था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो अपना आंसर हुआ कौन सा, 1 नंबर, तंडुल धने ओदने। ठीक है। अगला प्रश्न जो था वह है हंगना नाम इत्यत्र संधि रस्ती। यहां संधि है, ये शब्द है हंगना नाम, ये वाला शब्द था, और इसमें आपको संधि बतानी थी कि इसमें कौन सी संधि है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, न कोपी। अच संधि है या हल संधि है, विसर्ग संधि है या कोई नहीं। तो 7 का जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा होना है सरिता जी ए, आशु भाई आंसर क्या होगा, जल्दी करिए। 7 नंबर में आंसर गोपाल 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, अंजना डी 4 नंबर, न कॉपी, बहुत बढ़िया। अच, हले, अच, जी हाँ। अब ध्यान दीजिए, देखो हंगना नाम जो शब्द है इसको अगर हम ऐसे नहीं तो आप ऐसे कह सकते हैं। यहां जो है दे रखा है वो आधा है में यह मिला हुआ है,
तो ये इस रूप में है हंगना नाम, ठीक है। अब यहां अपन ने एक संधि की बात करी थी, अर्धवर्ण के बाद यवरे हो, आधे वर्ण के बाद यवरे जहां विद्यमान हो तो जो आधा वर्ण है उसको पूरा कर लो। आधा वर्ण है उसको हमने किया पूरा, फिर उसके बाद में यवरे की मात्रा है तो ई उ री की जगह यवरे होता है, तो यह है तो ई की मात्रा लगा दो, और फिर यह में जो भी स्वर है उसको अलग निकाल लो। हंगना नाम, ये अपने पास शब्द आ गया। अब यहां पर आप देंगे कि ये जो इकार है उस इकार के स्थान पर यह किया हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ऐसे कहें, यहां स्वर है, ही में जो स्वर है अच है, और अंगना में भी आरंभ में अच है, तो स्वरों के मध्य संधि हो रही है, अचों के मध्य संधि हो रही है। विकार जो हुआ है वो भी अच के स्थान पर हुआ है, मतलब कि यहाँ कौन सी संधि है, यण संधि। और यण संधि जो है वह कौन सी संधि का भेद है, वही इसमें आंसर है। तो यण संधि स्वर संधि कह दो, या स्वर का ही दूसरा नाम है कौन सा, अच संधि। तो ये अच संधि या स्वर संधि का जो भेद था यण संधि, उसका उदाहरण है। तो आंसर अपना क्या होगा, अच संधि। ये इसका आंसर है, अच संधि, ठीक है। तो ही धन अंगना नाम, निश्चित ही अंगनाओं का, नारियों का, इस रूप में इसका अर्थ है। तो यहां जो आंसर होना वो होगा अच संधि। आगे बढ़ते हैं। आकृष्ट है इतस्य संधि विच्छेद है करणीय है। आकृष्ट है, इसका संधि विच्छेद कीजिए, करने योग्य है। तो आकृष्ट धन तय, आकृष्ट धन टय, आकृष्ट धन टय और आकृष्ट धन तय। तो 8 का जो प्रश्न है उसका आंसर हमारा होना है, देखिए कृष धातु है और इस कृष धातु से पहले आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है, और यहाँ प्रत्यय है कत, कत प्रत्यय का शेष रहता है तय। इन दोनों को एक साथ लिख दो तो अपने पास ये हो गया आकृष। अब प्रत्यय का शेष क्या था, तय। अब प्रत्यय का अगर तय है तो यहाँ इष्टुना, इष्टु जो सूत्र है उसके अनुसार इष्टुत्व संधि होगी और अपना रूप बन जाएगा आकृष्ट है। तो यहाँ पर जो आकृष्ट है शब्द का संधि विच्छेद होना है वह होगा आकृष्ट धन तय है। अब ऑप्शन चुन लीजिए, आकृष्ट धन तय। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है उसमें भी आकृष्ट है, लेकिन यहाँ ध्यान दोगे यहाँ जो स है वो हलंत नहीं है, इसलिए पहला तो इसका आंसर नहीं है। दूसरे की बात करें तो आकृष्ट, ये कि भाई सर से के साथ भी टे वर्ग आता है तो इष्टुत्व संधि होती है, लेकिन ये जो टे है वो प्रत्यय का नहीं है, प्रत्यय का था तय। और अगर यहाँ की बात करें तो आकृष्ट में ये कृष धातु में दंत्य से नहीं आता, मूर्धन्य से आता है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं है। तीसरे आंसर की बात करते हैं आकृष्ट, तो ये सब तो सही है, लेकिन प्रत्यय का फिर से क्या था टे, इसका मतलब ये भी हो गया गलत। तो अपना आंसर बच गया कौन सा, आकृष्ट धन तय है। क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाक धन महिमा इत्यनेन संयोगेन, इत्यनेन संयोगेन, ये संयोगेन है यहां, सिद्ध्यति। वाक महिमा इत्यनेन संयोगेन सिद्ध्यति, वाक महिमा इसके संयोग से सिद्ध होगा। वांग महिमा, वाग महिमा, उभव यानी दोनों, और वांग महिमा, ये कौन सा सही है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 या 4, ए बी सी डी। तो वाग महिमा जो शब्द है तो यहां ध्यान देंगे, अपन ऐसे कह सकते हैं यरो अनुनासी के अनुनासी को वा। अगर वर्गीय वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का 5वां वर्ण हो, इस 5वें वर्ण का नाम होता है अनुनासिक वर्ण, ठीक है। वर्गीय वर्ण के बाद 5वां वर्ण हो
तो ये जो वर्गीय वर्ण है वह 5 और विकल्प से 3 इन वर्णों में बदल जाता है। 5वें वर्ण अनुनासिक वर्ण और तीसरा जस्त्व, ठीक है, जस वर्ण। वर्गीय वर्ण के बाद पंचम वर्ण हो तो जो वर्गीय वर्ण है वो अपने ही वर्ग का 5वां और विकल्प से तीसरा दोनों वर्णों में बदल जाता है। तो यहां पर अब हम ढूंढते, हमारा जो उदाहरण है वो ये है, वाक प्लस महिमा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे ये वर्गीय वर्ण है, यहां पंचम वर्ण है, क्लियर। तो ये जो वर्गीय वर्ण है वो 2 में बदल जाएगा, 5 और 3। जब 5वां बना रहे हैं तो अनुनासिक संधि और तीसरा जहां बना रहे हैं तो वो हो जाएगी जस्त्व संधि। तो अब यहां पर हम ढूंढते हैं, वांग महिमा 5वां बना है, सही है, और वाग महिमा तीसरा बना है, तो ये भी सही है। इसने ये तो नहीं कहा ना कि विकल्प से क्या होगा कि नित्य क्या होगा, सीधा कि वाक प्लस महिमा के योग से क्या होता है, तो वाक प्लस महिमा के योग से दोनों ही होते हैं। इसकी बात करते हैं, वांग महिमा यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन ये जो ङ है वो हलंत युक्त नहीं है, ये पूर्ण है, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो अपना आंसर हो गया कौन सा, उभव 3 नंबर, ठीक। उसके बाद आगे वाला जो प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। प्रोवाच पदे संधि रस्ति, प्रोवाच पद में संधि है। प्रोवाच शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और दीर्घ संधि। तो देखिए प्रोवाच में आपको ध्वनि सुनाई दे रही है ओ की, ठीक है, प्रोवाच में ओ का प्रयोग है। और आप ये जानते हैं ए, ओ, अरे और अल, ये जो 4 वर्णों का जहां निर्माण होता है, इन 4 वर्णों का, उस संधि को कहते हैं हम कौन सी संधि, गुण संधि, ठीक है। अब प्रोवाच का संधि विच्छेद अगर हम करेंगे तो प्र यहाँ एक उपसर्ग है, और प्र उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग के अंत में तो क्या आ गया, ए, और ओ का निर्माण है तो इसका मतलब बाद वाला जो शब्द है वो उ से आरंभ होगा। तो यहाँ हो जाएगा प्र धन उवाच, प्रोवाच कौन सी संधि, गुण संधि। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि, 1 नंबर। पररूप में क्या होता है कि प्र उपसर्ग के बाद ए या ओ से, एंगादि ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु होनी चाहिए थी, तो ये ए या ओ से आरंभ नहीं हो रही है। उपसर्ग तो है, अवर्णांत उपसर्ग के बाद, सॉरी प्र नहीं, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु होती तो पररूप संधि होती। तो ए या ओ से अवर्णांत उपसर्ग तो आ गया, लेकिन ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि पररूप संधि इसमें नहीं है। पूर्व रूप की बात करें तो पूर्व रूप के लिए आप ऐसे कहेंगे कि पहले जो है ए अथवा ओ होना चाहिए, पदांत में ए अथवा ओ होना चाहिए, बाद में ए होना चाहिए, ऐसा। या दूसरा तरीका पूर्व रूप का आप ऐसे है कि इसमें आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई देता है, तो अवग्रह चिन्ह इसमें है नहीं, इसलिए यहां पर पूर्व रूप संधि भी नहीं है। दीर्घ की हम बात करते हैं तो दीर्घ में आ, ई, उ और री इनका निर्माण होता है, तो इनका भी निर्माण नहीं हो रखा, इसका मतलब अपना आंसर हो गया कौन सा, गुण संधि, ठीक है। उसके बाद आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तपोवनम पदस्य संधि विच्छेद है करणीय है, तपोवन पद का संधि विच्छेद कीजिए। जो शब्द है तपोवनम, हमें इसका संधि विच्छेद बताना है। तपस है प्लस वनम, तपस प्लस वनम, तप प्लस उपवनम, तपस प्लस उपवनम। तो देखिए तपोवन में बाद वाला शब्द तो क्या आ रहा है, वनम। एक तरफ तो क्या आ रहा है, वनम आ रहा है, इसका मतलब जिस ऑप्शन में वनम है वो सही होना है। अगर वनम वाला सही है तो आप ऐसे कह दो ये 2 तो यहीं पर क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। अब बच गए 2। अब इसमें देखो ओ की ध्वनि बुलेकर, ओ की ध्वनि, हम गुण की बात करें, गुण की हम बात करें तो गुण के अंत में ए होना चाहिए था, तो यहाँ तो ए और उ, तो तपोवनम ऐसे बन जाता। इसका मतलब मूल शब्द क्या था, तपस, और जिसका प्रथमा में रूप बनता है तप है, ऐसे भी हम कह सकते हैं।
तो अपने पास क्या हुआ कि जैसे ही हम इसका विच्छेद करेंगे तो तपस प्लस वनम, यहां इस से का खरवसानियों विसर्जनीय है जो सूत्र है उसका विसर्ग बन जाता है और अपना शब्द बन जाता है तप है। अब यहां एक उत्व विसर्ग संधि की हम बात कर लेते हैं और उत्व विसर्ग में एक नियम आता है हसीचय, और हसीचय ऐसे कहता है यदि विसर्ग अथवा से पूर्व ए विद्यमान हो। तो यहां विसर्ग का प्रयोग दे रखा है तो यहां ए आ गया, ठीक है, तो तपसो वनम बनता है यहां। अब यहां ध्यान देंगे ये विसर्ग नहीं है तो स है, दोनों में से एक है। इससे पहले यहां ए है और उसके बाद इधर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण भी है, तो विसर्ग से पूर्व या से अथवा विसर्ग दोनों में से कोई सा मान लो, इससे पूर्व क्या हो, ए हो, विसर्ग से पूर्व या से पूर्व इधर ए विद्यमान हो, उसके बाद या तो ए आ जाए, ए नहीं हो तो हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो, और अपनी जो नियम है हसीचे वाली वो ये वाली शर्त है हर्ष प्रत्याहार का वर्ण, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं, वापस से समझ लो इसको, शॉर्टकट तरीका है समझा देता हूं, ध्यान दें। आप ऐसे कहें या तो आना चाहिए से अथवा आना चाहिए विसर्ग, इससे पहले इधर क्या होना चाहिए ए, ठीक है। उसके बाद में अगर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण विद्यमान हो, और हर्ष प्रत्याहार के वर्ण में आते हैं वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये व रे ले है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये व रे ले है, ये जो वर्ण होते हैं वे हर्ष प्रत्याहार के वर्ण में आते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो चाहे से हो अथवा विसर्ग हो उसके स्थान पर उ हो जाएगा, और जैसे ही उ होगा तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले से क्या था ए, और इधर विसर्ग अपन ने क्या कर दिया उ, ए ओ और उ मिलकर क्या बन जाएगा ओ। तो अपना जो विच्छेद होगा तपोवन, तो तपस प्लस वनम तपोवनम, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। यहां ऐसे कह सकते हैं कि विसर्ग था, विसर्ग से पहले ए है, बाद में हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है, तो फिर हम यहां उ करते तो से का उ और ये ओ बन करके फिर तपसो वनम बनता, और जबकि शब्द था तपोवनम, इसका मतलब ये वाला जो आंसर है वो भी गलत है और ये तो पहले से ही क्या है गलत है, तो आंसर हो गया इसमें 2 नंबर। अगले प्रश्न पर चलो। छिन्नवत पदे कह प्रत्यय, छिन्नवत पद में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए नवत, या आप ऐसे भी कहें वान वतीवत, किन में, धातुओं में, धातु के साथ वानवती वत जहां दिखाई देता है वहां प्रत्यय होता है कतवतु, या दूसरी पहचान आप ऐसे कह सकते हैं कत प्रत्यय से युक्त जो भी शब्द है उसके साथ में वान वती या वत इनमें से कोई सा दिखाई दे वहां प्रत्यय हो जाएगा कत के साथ वतु जोड़ दो, कतवतु प्रत्यय। अब यहाँ पर जो शब्द है देखो, यहाँ पर छिद धातु है, छिद धातु है उसके साथ कतवतु प्रत्यय है, और छिद धातु के साथ जैसे ही कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हृदयाभ्याम नो निष्ठातः पूर्वस्य चैदय जो सूत्र है उसके अनुसार इस दय के स्थान पर न हो जाएगा, और निष्ठा प्रत्यय का जो तय है उसका भी न हो जाएगा, और अपना रूप ये बन जाएगा छिन्नवत। मतलब यहाँ जो कतवतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है तवत, इधर धातु में जो द है उसके स्थान पर न, और प्रत्यय निष्ठा में जो तय है उसका भी न, तो यहाँ शब्द बन गया नवत। हृदयाभ्याम नो निष्ठातः पूर्वस्य चैदय, इससे तो यहाँ शब्द जो बनेगा छिद में द का न कर दिया और तवत में तय का न कर दिया, तो शब्द बन गया छिन्नवत। और छिन्नवत है तो प्रत्यय कौन सा था कतवतु। अब आंसर चुनते हैं। मतुप, मतुप तो तद्दित प्रत्यय है, ये तद्दित प्रत्यय है, जबकि छिद एक धातु है और ये शब्दों के साथ प्रयुक्त होता है, तो मतुप इसका आंसर नहीं है। कतवतु प्रत्यय ये सही है। कत प्रत्यय, कत होता तो सिर्फ छिन्न शब्द ही रहता, वानवती वत में से नहीं जुड़ता, इसका मतलब कत भी नहीं है, और वत प्रत्यय है नहीं, इसका मतलब अपना आंसर हो गया कौन सा कतवतु। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रत्यय की बात करे थे
चलितम जो शब्द है उस चलितम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए यहां चल धातु है और उसके साथ आपको तम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप यहां तपम नहीं, ये प्रत्यय है अपना तमप प्रत्यय। कत का शेष क्या रहता है? तय। तुमुन का शेष रहता है तुम, और क्षत्रि का शेष क्या रहता है? अत। ये ना, अब चल धातु में जब चल के साथ जब आपको तम दिखाई दे रहा है, और तम जो है वो आप ऐसे कहेंगे कि जो कत प्रत्यय है उसका पुल्लिंग में तो होता है तय, स्त्रीलिंग में होता है ता, और नपुंसक लिंग में होता है तम। ये ना, अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे कि तमप जो प्रत्यय है वह तो एक तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय है तो चल तो एक धातु है, इसका मतलब तद्धित प्रत्यय, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। नंबर 2, तुमुन प्रत्यय की हम बात करें तो तुमुन प्रत्यय का तुम रहता है जबकि शब्द में तुम है नहीं, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। क्षत्रि का अत रहता है, क्षत्रि का जो अत है तो इसमें जो तय है वो हलंत होता है। और यदि हम इसके पुल्लिंग की बात कर लें, चलो शब्द रूप अगर हम इसके चलाएं तो पुल्लिंग में तो इसका आता है अन्न, स्त्रीलिंग में इसका आता है अंति या अति, और नपुंसक लिंग में इसका रहता है अत। तो यहाँ जो नपुंसक लिंग है उसमें तो हलंत होता। अब शेष कौन सा बच गया? कत। तो आंसर है कौन सा? कत। कत का तय रहता है तो पुल्लिंग में तय है, स्त्रीलिंग में ता, नपुंसक लिंग का तम। तो जो चलितम शब्द है उसमें प्रत्यय है कौन सा? कत प्रत्यय, ठीक है। चलिए अभी हम दूसरी चर्चा करें। गच्छन पदे प्रकृति प्रत्यय स्तेय, गच्छन पद में प्रकृति प्रत्यय है। अब यहां पर यह ध्यान देंगे, हमें जो प्रश्न पूछा गया वो गच्छन शब्द में पूछा गया। अब गच्छन शब्द है तो उसमें देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है गच्छ, ये एक धातु है, और गच्छ धातु में मूल धातु कौन सी है? मूल धातु। मूल धातु की हम बात करेंगे तो यहां मूल धातु है कौन सी? गम धातु। मूल धातु कौन सी है? गम धातु। अब अभी अपन प्रत्ययों की बात करे थे तो देखो मूल धातु अगर गम है तो गच्छ वाला तो इसमें आंसर है नहीं, एक तो यही हटा दो, पहली शर्त। बच गए आंसर कितने? 3, गम ल्युट, गम क्षत्रि, गम सानच। अब इनकी चर्चा करते हैं। ल्युट का शेष रहता है अन, इसमें नए हलंत नहीं है। क्षत्रि का शेष रहता है अत, जैसे कि इससे पहले वाले ही प्रश्न में हमने चर्चा करी थी कि पुल्लिंग में तो हो जाता है इसका अन्य, जिसमें नए हलंत होता है। स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं तो इसमें या तो अंति या फिर अति, और नपुंसक लिंग में रहता है अत। तो यहाँ गच्छन में जो आ रहा है, गच्छन अपन ने लिखा, इसमें अन्न आ रहा है जो कि हलंत है। और सानच की हम बात करते हैं तो सानच का शेष रहता है आन, या फिर आने मुख से ही इसका हो जाता है मान। तो आन है आना आनम, या मान है माना मानम, ये होना चाहिए था। इसका मतलब सानच भी इसका आंसर नहीं है। गम का ल्युट है, और यदि इसके ल्युट प्रत्यांत शब्द हमेशा ही नपुंसक लिंग में होते हैं तो इसका अनम होता, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं है। तो अपना बच गया आंसर कौन सा? गम। अब जैसे ही गम धातु के साथ में, गम धातु के साथ में हम क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो अपना जो शब्द बनता है वह बनता है गच्छत। मूल शब्द ये बन जाता है गच्छत, और गच्छत का जब पुल्लिंग में प्रयोग हम करते हैं तो अपना शब्द ये बनता है गच्छन, ठीक है। ये पुल्लिंग का शब्द है, तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय हुआ? क्षत्रि प्रत्यय। तो आंसर है अपना गम प्लस क्षत्रि, आंसर होगा इसका 3 नंबर। आगे वाले प्रश्न की चर्चा करें। ल्युट प्रत्यय से उदाहरणम नास्ति, ल्युट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। अभी हमने क्या कहा था? ल्युट जो प्रत्यय है, इस ल्युट प्रत्यय का शेष रहता है अन, और ल्युट प्रत्यांत शब्द, फिर से सुनना, ल्युट प्रत्यांत शब्द हमेशा और हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। तो यदि हम इसको नपुंसक लिंग में बात करें तो आप ऐसे कहेंगे अनम,
ठीक है, तो ल्युट की पहचान क्या होगी? ल्युट की पहचान आप ये याद रखें, धातु और धातु के साथ में या तो दिखाई देगा अनम, या यहां न का न बन जाएगा तो दिखाई देगा अणम, ये होगी। ठीक है, धातु के साथ या तो अनम या फिर अणम जहां आए वहां प्रत्यय होता है कौन सा? ल्युट। ठीक है, अब श्रवणम की हम बात करते हैं तो इसमें श्रुतो धातु है और ल्युट इसमें प्रत्यय है। कुर्वाणम की बात करते हैं तो क्री इसमें धातु है। अब देखो लास्ट में अणम के बजाय क्या दिखाई दे रहा है? आणम। यहां तो आणम जो है इसमें, उसमें प्रत्यय है कौन सा? सानच। स्मरणम की हम बात करते हैं तो स्मृ धातु है और ल्युट इसमें क्या है? प्रत्यय है। और क्रयणम की हम बात करें तो क्री इसमें धातु है और ल्युट इसमें क्या है? प्रत्यय है। ऐसी कंडीशन में अब हम चर्चा, प्रश्न जो था वो सुनिए। प्रश्न ये था कि ल्युट प्रत्ययस्य उदाहरणम नास्ति, ल्युट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो चलिए इनमें कौन सा जो उदाहरण है जिसमें ल्युट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो आंसर हो गया अपना कुर्वाणम, क्योंकि यहाँ प्रश्न में नास्ति पूछा है और नास्ति का अर्थ होता है नहीं है। तो कुर्वाणम जो शब्द है उसमें क्री धातु में सानच प्रत्यय के योग से बना है, इसलिए कुर्वाणम में ल्युट प्रत्यय नहीं है। यहां प्रत्यय है कौन सा? सानच। आगे वाला प्रश्न है, त्वय प्रत्ययांत है शब्द है प्रयुज्यते। ये प्रत्यय दे रखा है आपको त्वय, कि त्वय प्रत्ययांत शब्द है, त्वय प्रत्ययांत शब्द प्रयुज्यते, प्रयुक्त किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। कि त्वय प्रत्ययांत शब्द का प्रयोग कौन से लिंग में किया जाता है ये पूछा गया। पुल्लिंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंगे, नपुंसक लिंग में, सर्वे, सभी में। तो देखिए तद्धित प्रत्ययों में हम प्रत्ययों की बात करते हैं तल और त्वय प्रत्यय। ठीक है, ये त्वय और तल प्रत्ययों की हम बात करते हैं तो इनके लिए आता है तलंतम, तलंतम, स्त्रियाम और त्वांतम, नपुंसके। ठीक है, तलंतम, स्त्रियाम, त्वांतम, नपुंसके। अर्थ निकालते हैं। तलंतम, तलंत, तल प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द स्त्रियाम, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। त्वांतम, नपुंसके, और त्वय प्लस अंतम, त्वय प्रत्यय से अंत होने वाले शब्द नपुंसके, नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। अर्थात जिस शब्द के साथ त्वय प्रत्यय जुड़ जाएगा तो जो नया बनने वाला शब्द है वो नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। अब ऑप्शन थे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सभी, तो यहाँ तो सभी की तो बात आ ही नहीं रही है। त्वांत प्रत्यय है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं और वे कौन से में होते हैं? नपुंसक लिंग में। तो आंसर हो गया कौन सा? नपुंसक लिंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, कुमारी पदे प्रत्यय विद्यते। कुमारी पदे, इस पद में, कुमारी शब्द में प्रत्यय है विद्यते, प्रत्यय विद्यमान है। तो देखिए वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे एक सूत्र है, वो कहता है प्राथमिक आयु सूचक शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने हेतु प्रारंभिक आयु सूचक जो शब्द होते हैं, प्राथमिक आयु सूचक शब्द, उन शब्दों से हमें कौन से शब्द बनाने हों? स्त्रीलिंग शब्द बनाने हों तो वहां पर प्रत्यय का प्रयोग होता है, गीप प्रत्यय का। तो यहाँ कुमारी जो शब्द है उसका हम अगर प्रकृति प्रत्यय निकालें तो आप ऐसे कहेंगे कुमार धन नीप। ठीक है, ये इसका प्रकृति प्रत्यय है। अब प्रश्न ये था कि कुमारी पद में प्रत्यय कौन सा है? तो आंसर हमारा है कुमार धन गीप। अब गीप ऑप्शन चुनते हैं इनमें तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। इसमें जो नुक्ता है वो नीचे लगा है जबकि साइड में आता है गीप में, तो आंसर होगा कौन सा? 4 नंबर। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न है,
अभिमुखे मयि संधितम ईक्षितम पद्यांश अस्मिन् छंदः विद्यते। इस पद्यांश में ये जो आपको श्लोक दिया गया है, इस श्लोक में छंद पूछा है। इस श्लोकांश में, सॉरी श्लोक नहीं है, श्लोक का अंश है। तो श्लोकांश जो है, उस श्लोकांश में आपको छंद का नाम पूछा गया है कि इसमें कौन सा छंद है। तो देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके आधार पर चुन लेते हैं। वंशस्थ में वर्ण कितने? 12 वर्ण। उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण और भुजंग प्रयत में 12 वर्ण। ये 12 वर्ण होते हैं। ऐसे आंसर निकालें। अब क्या होगा, वर्ण काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण आ रहे। इसका मतलब एक तो हट गया, ठीक है। अब 12 वाले जब समान आ गए 3, तब यहां आप ऐसे कहेंगे जतोतु वंशस्थम जय तय जय रे, जतोतु वंशस्थम मुदीरितन जरऊ, जगन तगन जगन रगन जब बन जाए तब तो वंशस्थ। द्रुत विलंबितम आहे नय भव भैरव, नय भय भैरय, नगन भगन भगन रगन अगर हो तब आप रखेंगे द्रुत विलंबित। और भुजंग प्रियातम चतुर्भिर यकारई, जहां 4 यगन बन रहे हो वह होगा कौन सा? भुजंग प्रियात। अब इस पर लघु गुरु लगाएंगे ना, लघु गुरु से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सा है। तो लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु, ये इस रूप में वर्ण आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो लघु 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 नगण, फिर भा नय से भगन, फिर भा नय से भगन और रा जय भा रगन। नय भय भैरय, और नय भय भैरय कहाँ आ रहा है? 3 नंबर में। तो आंसर हो गया कौन सा? द्रुत विलंबित। इसका आंसर है 3 नंबर, ठीक है। तो अपना जो ये प्रश्न था 18 नंबर का, उसका आंसर आप करेंगे 3 नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम अस्मिन् पद्यांशे छंदः विद्यते। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? तो शार्दुल विक्रीडितम में वर्ण कितने? 19 वर्ण, ठीक। शिखरिणी में 17 वर्ण, सृग्द्रा में 21 वर्ण और मंदाक्रांता में 17 वर्ण। ये आ रहे हैं, ये वर्ण है छंद के साथ। सबसे पहले वर्ण ध्यान रखें ताकि हम आंसर निकालने में सरलता हो जाए। तो सबसे पहला तरीका तो ये अपना लें। अब देखो इससे कितने आंसर निकलेंगे कितने नहीं निकलेंगे वो हमारे पास पता चल जाएगा। जब इस श्लोकांश में हम अक्षर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 वर्ण है। 17 वाले ऑप्शन चुनो। शार्दुल विक्रीडित नहीं है, सृग्द्रा ये भी नहीं है। 2 हट गए ना, कितनी सरलता होगी, बच गए कितने? 2। अब इसके लिए देखो सबसे सरल तरीका बताऊं, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। शिखरिणी और अपन ने एक कहा मंदाक्रांता, ठीक है। शिखरिणी में आरंभ वाला वर्ण क्या है? लघु, और मंदाक्रांता में आरंभ वाला वर्ण गुरु। तो आप इस वर्ण से पहचान कर सकते हैं। एक तरीका, अगर पहले वाले वर्ण से पहचान नहीं हो रही हो तो लास्ट वाले से कर लो। यहाँ एक वर्ण लघु और एक वर्ण गुरु है, यहाँ दोनों ही क्या है? गुरु। तो जो 17 वर्ण हो लास्ट वाले दोनों गुरु हो तो मंदाक्रांता, और लास्ट वाले एक लघु और एक गुरु हो तो शिखरिणी। इस तरीके से, या शुरू का वर्ण अगर गुरु है तो मंदाक्रांता, लघु है तो शिखरिणी। सबसे सरल तरीका है ये पहचानने का। तो देखिए शांताकारम में जैसे ही हम चिन्ह लगाएंगे तो हमारे पास गुरु वर्ण आ रहा है। लास्ट में चलते हैं। लास्ट में ये जो रे है वो भी गुरु और शय के बाद में अर्धवर्ण है ये भी गुरु। दोनों पहचान हो गई अपने पास। आरंभ में गुरु और अंत में दोनों गुरु।
मंदाक्रांता एक तरीका। दूसरा तरीका, मंदाक्रांता में मैं से मैं का संयोग कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए। मंदाक्रांता में सबसे पहले क्या बनता है, मगन। तो मगन के लिए स्वरूप क्या होता है, मातारा, और मातारा का मतलब गुरु गुरु गुरु। तो देखो यहां पर क्या बन गया, मगन, और मगन है तो मैं से मैं मिला दो, आंसर क्या हो जाएगा, मंदाक्रांता। तो अपना आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। तो इसका मतलब शिखरिणी भी इसमें नहीं है, क्योंकि शिखरिणी में बनता है यगण और मंदाक्रांता में पहला गण बनता है मगन। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद आगे वाले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किम इव ही मधुराणाम मंडलम नाकृतीनाम अस्मिन् श्लोकांशे छंदः वर्तते। इस श्लोक में कौन सा छंद है, मालिनी 15 वर्ण, अनुष्टुप 8 वर्ण, शिखरिणी 17 वर्ण और वसंत तिलका 14 वर्ण। ये वर्ण है इनके। अब श्लोक में आप वर्ण काउंट करो। भाई सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर चुनेंगे 20वें प्रश्न में। तो मालिनी जो है उसमें 15 वर्ण होते हैं प्रत्येक पाद में, अनुष्टुप के प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं, शिखरिणी के प्रत्येक पाद में 17 वर्ण होते हैं, तो वसंत तिलका के प्रत्येक पाद में 14 वर्ण होते हैं। यहाँ जो प्रश्न है उसमें श्लोक का एक पाद दे रखा है, एक चरण दे रखा है, तो उसमें आप वर्ण गिनो और आंसर चुनो, ठीक है। तो वर्ण जैसे ही हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये तो अर्धवर्ण आ गया लास्ट में। 15 वर्ण है, 15 वर्ण वाला ऑप्शन चुन लीजिए। आंसर कौन सा हो गया, मालिनी। क्लियर। मालिनी में जो गण होते हैं वो नय, न, मैं, ये, नगन, नगन, मगन, यगन, यगन। 2 नगन, 1 मगन, 2 यगन। अगर हम लघु गुरु लगाएंगे तो नगन, नसले, नसले, मातारा, ये माता, ये माता, इस रूप में आप गण बनाएंगे तो भी क्या हो जाएगा, मालिनी। उसके बाद अगला प्रश्न, भाषाया प्राण तत्वम। ये शिक्षण विधियों के जो प्रश्न थे, तो यहाँ भाषाया प्राण तत्वम अस्ति, भाषा का प्राण तत्व माना गया है वर्ण, शब्द, गद्य और व्याकरण। तो देखिए व्याकरण जो है उस व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व, भाषा की आत्मा, भाषा का मेरुदंड आदि नामों से पुकारा गया है, क्योंकि व्याकरण ज्ञान के अभाव के बिना किसी भी भाषा पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं, किसी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता, या उसका शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए भाषा को व्याकरण को भाषा का प्राण तत्व भी कहा गया है, व्याकरण को भाषा की आत्मा भी कहा गया है, और व्याकरण को भाषा का मेरुदंड भी कहा गया है। तो इस आधार पर तो यहाँ जो प्रश्न था कि भाषा का प्राण तत्व क्या है, तो अपना आंसर हो जाएगा क्या, व्याकरणम। उसके बाद अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अभिनय से भेदो नास्ति, अभिनय का भेद नहीं है। तो देखिए अभिनय जो है, उस अभिनय के हम भेद की बात करें, अभिनय के भेद, तो अभिनय के भेद होते हैं 4। अभिनय के भेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और जो 4 भेद होते हैं वे कौन कौन से हैं। नंबर 1, वाचिक या शाब्दिक अभिनय। नंबर 2 होता है कायिक या आंगिक अभिनय, जिसको शारीरिक भी कहते हैं। नंबर जो 3 है वह होता है सात्विक अभिनय, और नंबर जो 4 है वह होता है आहार्य अभिनय।
जहां संवादों को, पात्रों के जो संवाद होते हैं, भाव होते हैं, उनको मौखिक रूप से बोलते हुए, उच्चारण करते हुए अभिनय किया जाता है, वाचिक अभिनय कहलाता है। और अंग संचालन के साथ साथ अंग संचालन के द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे कहते हैं कायिक या आंगिक अभिनय। नाटक के अंतर्गत जहां सद्गुणों को विकास करने हेतु, अपन ऐसे कहें चरित्र का निर्माण करने हेतु, संस्कार की शिक्षा देने हेतु जो नीति परक जो श्लोक होते हैं, सूक्तियां आदि होती हैं, उनका जो अभिनय किया जाता है उसे कहा जाता है सात्विक अभिनय। और आप ऐसे कहें भौतिक विषय वस्तु जो होती हैं, जैसे चर्म से बनी हुई आप ऐसे कहें कि मूर्ति जो हो सकती हैं, प्रतिमाएं जो हो सकती हैं, तो जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके माध्यम से कठपुतलियां आदि लेकर के फिर उनके द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसे कहा जाता है आहार्य अभिनय। तो अभिनय के ये 4 भेद हैं। और प्रश्न ये था अभिनय से भेदो नास्ति, अभिनय का भेद नहीं है। तो आंसर क्या होगा? कक्षाभिनय। ये इसका भेद नहीं है, बाकी तीनों अभिनय के क्या हैं? भेद हैं। तो फिर कक्षाभिनय क्या है? ये तो अभिनय विधि जो है, मूल रूप से अभिनय विधि होती है जिसके 2 भेद होते हैं, कक्षाभिनय विधि और रंगमंचाभिनय विधि। तो ये तो अभिनय विधि है, अभिनय विधि का भाग है, न कि अभिनय का है। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया कौन सा? कक्षाभिनय। अगला प्रश्न है कविनाम निक्सम एतद। कविनाम, कवियों की, निक्सम कसौटी, कवियों की कसौटी क्या है? कवियों की कठिन परीक्षा क्या है? तो देखिए गद्य की परिभाषा के रूप में कहा है कि गद्यम कविनाम निक्सम वदंती। गद्यम कविनाम निक्सम वदंती, गद्य को कवियों की कसौटी कहते हैं, कठिन परीक्षा कहते हैं। कि गद्य रचना जो है, गद्य लेखन वो है सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि इसमें ओज गुण का और समास की प्रधानता आदि जो होती है, तो ऐसा कार्य कठिन लेखन होता है। इसलिए गद्यों की जो निक्सम का मतलब कठिन परीक्षा या कसौटी जो है, कवियों की जो कठिन परीक्षा है या कवियों की जो कसौटी है, वह इस परिभाषा के अनुसार क्या है? गद्यम। तो आंसर हो गया कौन सा? गद्यम। ठीक है। कवि की जो कल्पना होती है, कवि कल्पित जो होती है, वह कथा होती है। नाटक में अवस्थाओं का अनुकरण होता है, और अवस्थाओं से यहाँ तात्पर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में जिन परिस्थितियों का सामना करता है उन्हीं परिस्थितियों का अनुकरण करना, अभिनय करना नाटक कहलाता है। कवि की जो कल्पना होती है वे कथा कहलाती हैं। और पद्य की जहां हम बात करें कि जहां काव्यात्मक, काव्य की जो आत्मा है, या आप ऐसे कहें शब्दार्थों के द्वारा जो किसी पद्य आदि का निर्माण किया जा रहा है किसी काव्य का, तो उसे हम पद्य की बात कहते हैं ना। तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, जहां शब्द और अर्थ दोनों का समावेश हो और ऐसी जो रचना होती है उसको क्या कहा जाता है? पद्य कहा जाता है। और कवियों की जो कठिन परीक्षा है वो क्या कहलाती है? गद्य। तो अपना आंसर हो गया कौन सा? गद्यम। अगला, वाचनस्य अयम क्रमः समुचितः वर्तते। वाचन का यह क्रम समुचित है कि वाचन का कौन सा क्रम सही है? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, संवेद वाचनम। आदर्श वाचन, संवेद वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, मौन वाचन, आदर्श वाचन, संवेद वाचन, या आदर्श वाचन, मौन वाचन, अनुकरण वाचन और संवेद वाचन। तो जो ये प्रश्न है इसमें यदि हम वाचन के क्रम की बात करें तो सबसे पहले तो जी हाँ, 1 नंबर राकेश जी 1, प्रज्ञा 1, सत्यदेव 1, निर्मल, छगनलाल, सुनील, मोनिका, सुनीता, राधिका, सीता, पिंकू, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी 1, धनपत जी 1, मधु, पूजा, सविता, लोकेश, विमला, ममता, इंद्र जी, भागीरथ। आंसर 1 आ रहा है। हाँ भगवान जी, प्रश्न है सर संस्कृत की डेली क्लास लिया करो। जी हाँ, देखिए
जो हमने जो सिलेबस को बांट रखा है, तो अलग अलग विषय के अनुसार हम क्लासें लगाते रहे हैं, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब संस्कृत की क्लास आपके लिए फिर से शुरू होने वाली है, तो अभी 1-2 दिन में संस्कृत की क्लास आपके लिए वापस आ जाएंगी। तो अभी हम जो ये प्रश्न है उस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, वाचनस्य अयम क्रमः समुचितः वर्तते, वाचन का यह क्रम समुचित है। तो इस रूप में हम आंसर करें तो अवाचन में सबसे पहले जो है वह किया जाता है क्या? आदर्श वाचन। आदर्श वाचन क्या है? शिक्षक के द्वारा किस छात्रों के सम्मुख जो कोई भी गद्य या पद्य है उसका भावों के अनुसार उचित आरोह अवरोह लय पूर्वक जो वाचन किया जाता है उसे कहा जाता है आदर्श वाचन। तो सबसे पहले तो होता है क्या? आदर्श वाचन। और जैसे ही आदर्श वाचन किया जाता है उसके बाद उसी का अनुकरण करते हुए छात्र जो वाचन करते हैं उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। अब अनुकरण वाचन करवाने के बाद छात्रों से उस विषय वस्तु का अर्थ ग्रहण करवाने के लिए फिर उसका करवाया जाता है कौन सा वाचन? मौन वाचन। और मौन वाचन होने के बाद सभी छात्रों से सस्वर रूप में सामूहिक रूप से जो वाचन करवाया जाता है वह होता है समवेत वाचन। तो इसका एक निश्चित क्रम यह है, पहले आदर्श वाचन होता है, फिर अनुकरण वाचन होता है, फिर मौन वाचन होता है और अंत में क्या होता है? समवेत वाचन। तो सही क्रम कौन सा हो गया? अपना 1 नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से सिद्धांत है नास्ति, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ये प्रश्न भाषा शिक्षण की हमारी जो सिद्धांतों की क्लास लगी थी उसमें हमने शिक्षण सिद्धांत जो थे उनके बारे में चर्चा करी थी। तो कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है पूछा है? नास्ति नहीं है। तो स्वाभाविकता या सिद्धांत? स्वाभाविकता का सिद्धांत, तो ये तो शिक्षण सिद्धांत है। बहुमुखी सिद्धांत है, ये भी शिक्षण सिद्धांत है। अभ्यास से सिद्धांत है, ये भी शिक्षण सिद्धांत है। लेकिन निष्क्रियता या सिद्धांत है, ये शिक्षण सिद्धांत नहीं है। निष्क्रियता की बजाय क्या होता है? सक्रियता। तो सक्रियता यहाँ सिद्धांत है, ये होता है। ठीक है। इसलिए जो प्रश्न आया था वो ये था कि भाषा शिक्षण से सिद्धांत नास्ति, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो जो आंसर होगा वह होगा अपना 3 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न, निगमन विधेः अंतिमम सोपानम वर्तते, निगमन विधि का अंतिम सोपान होता है। तो निगमन विधि के जो सोपान हैं उनमें नियम बोधनम, नियम को समझाना, ज्ञान करना, नियम का ज्ञान करना। नंबर 2 नियम स्पष्टीकरणम, नियम का स्पष्टीकरण करना। नंबर 3 नियम परीक्षणम, नियम का परीक्षण करना। और नंबर 4 सत्यापनम, उस नियम का सत्यापन करना। और प्रश्न पूछा है क्या? अंतिम सोपानम। तो अंतिम सोपान होता है सत्यापनम। ये क्रम है उनका जिनमें अंतिम सोपान होता है कौन सा? सत्यापन। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि संज्ञानेन संबद्धम अभिव्यक्त कौशलम वर्तते, अभिव्यक्ति कौशल है। देखो 2 तरीके से हैं। एक तो पहली बात तो नाम क्या आ गया? ध्वनि विज्ञान। और एक नाम आ गया अभिव्यक्ति कौशल। जो हमने कौशलों की जहां हमने बात करी थी वहां श्रवण और भाषण, ये जो कौशल थे वो ध्वनि विज्ञान से संबंधित थे। पठन और जो लेखन कौशल हैं वे लिपि विज्ञान से संबंधित हैं। ये ध्वनि विज्ञान से हैं और ये लिपि विज्ञान से हैं। लेकिन ये जो 2 कौशल हैं इस क्रम से इनका संबंध है किससे? अर्थ ग्रहण से। और ये जो 2 कौशल बच गए भाषण और लेखन, इनका संबंध है किससे? अभिव्यक्ति से। ठीक है। अब अपना प्रश्न निकालेंगे, आंसर निकालते हैं इसका प्रश्न का। ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल, तो ध्वनि विज्ञान वाला है तो ये जो 2 हैं वो तो क्या है? लिपि विज्ञान से। इसका मतलब पठन और लेखन ध्वनि विज्ञान से नहीं है। तो पठन और लेखन तो इसमें छोड़ दो, तो पठन तो इसमें है ही नहीं, लेखन है, तो ये तो हो गया। अब बच गए कौन से?
श्रवण और भाषण, श्रवण और भाषण ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन आगे एक नाम और दे दिया, अभिव्यक्ति कौशलम, अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए। तो श्रवण में अभिव्यक्ति हो रही है क्या? श्रवण में तो अर्थ ग्रहण होता है, इसका मतलब इसका आंसर श्रवण भी नहीं है। भाषण ध्वनि विज्ञान से संबंधित भी है और अभिव्यक्ति परक भी है, तो अपना जो आंसर होगा वह होगा 2 नंबर, न कि 1 न कि 3। फिर से समझ लेना जो कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए यहां चलो इनको भी छोड़ो एक बार, इससे ही समझ लो आप। अपन ने ये बात कही है ध्वनि विज्ञान और ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल श्रवण और भाषण। श्रवण में होता है अर्थ ग्रहण, भाषण में होती है अभिव्यक्ति। अब प्रश्न की भाषा सुन लो। ध्वनि विज्ञान से संबंधित, तो ध्वनि विज्ञान से संबंधित तब तक तो श्रवण और भाषण, श्रवण और भाषण, ये 2 आंसर है, तो ये हट गया। उसके बाद में आगे नाम है अभिव्यक्ति, तो श्रवण तो क्या है? श्रवण क्या है? अर्थ ग्रहण, और भाषण क्या है? अभिव्यक्ति। तो अभिव्यक्ति का नाम है तो भाषण, तो ये तो अर्थ ग्रहण है, ये अभिव्यक्ति है, तो श्रवण छोड़ दो, आंसर बच गया कौन सा? भाषण क्वेश्चन। अगला प्रश्न है असत्य कथनम वर्तते, असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें जो गलत है, जो सही नहीं है, असत्यम न सत्यम इति, असत्यम जो सत्य नहीं है, जो मतलब जो गलत है उसको हमें चुनना है, ठीक है। दंडान्वय विधौ, दंडान्वय विधि में व्याकरणात्मक प्रश्ना भवन्ति, व्याकरणात्मक प्रश्न होते हैं। दंडान्वय विधि में व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, ये तो सत्य है, जबकि पूछना क्या है? असत्य। खंडान्वय विधौ, खंडान्वय विधि में साहित्यिक प्रश्न, साहित्यिक प्रश्न न भवन्ति, नहीं होते हैं, जबकि खंडान्वय विधि जो है उसमें साहित्यिक प्रश्न होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, तो ये इसमें क्या है? असत्य कथन है। तीसरे चलते हैं, दंडान्वय विधौ, दंडान्वय विधि में दंड है, दंड इति, यह वाक्य से प्रतीक है अस्ति, वाक्य का प्रतीक है, दंड वाक्य का प्रतीक है, ये भी सत्य कथन है। और प्रश्न है पद्य शिक्षण से, पद्य शिक्षण की खंडान्वय विधि श्रेष्ठ है वर्तते, खंडान्वय विधि श्रेष्ठ है, तो ये भी जो कथन है वो है सत्य है। अब प्रश्न था कि इसमें असत्य कौन सा है, तो असत्य कथन कौन सा हुआ? पहला, तीसरा और जो चौथा कथन है वो तो सत्य है, दूसरा जो कथन है वो असत्य है। असत्य क्या है? क्योंकि यहाँ आपको ये नए शब्द और जोड़ दिया, अगर ये नहीं होता तो अपना ये जो कथन था वो भी सत्य हो जाता, क्योंकि खंडान्वय विधि में तो साहित्यिक प्रश्न होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित तथा साहित्यिक भाव जो रखते हैं ऐसे प्रश्न प्रयुक्त होते हैं खंडान्वय विधि में, इसलिए आंसर हो गया इसमें कौन सा? 2 नंबर, ये असत्य कथन है, ठीक है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। अस्य कौशलस्य विकासाय जेक्टाट विधि वर्तते, जेक्टाट विधि किस कौशल के विकास की विधि है? तो देखिए जेक्टाट विधि जो है वह दृष्ट लेखन, दृष्ट लेखन विधि जो है उस दृष्ट लेखन विधि का ही नाम है जेक्टाट विधि। दृष्ट लेखन विधि के अंतर्गत ये होता है कि शिक्षक श्यामपट्ट पर शब्द या वर्ण लिख देता है और छात्र शिक्षक के द्वारा जो श्यामपट्ट पर लिखे गए शब्द आदि जो हैं उनको देख देख कर लिखने का अभ्यास करता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं छात्र स्वयं की जो पाठ्य पुस्तक होती है उस पाठ्य पुस्तक में से देख देख कर फिर लिखने का अभ्यास करता है। तो यदि इसमें लेखन का अभ्यास हो रहा है, लेखन अभ्यास अगर इसके द्वारा हो रहा है, लेखन शिक्षण हो रहा है, तो लेखन अभ्यास या आप ऐसे कहें लेखन शिक्षण, तो लेखन शिक्षण कौन से कौशल में होता है? तो आंसर हो गया लेखन कौशल से, क्योंकि इसका नाम ही दृष्ट लेखन, तो देख करके लिखना, देखो और लिखो, तो ये
लेखन कौशल की विधि है, तो आंसर हो गया अपना लेखन कौशल से। अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। शिक्षण सूत्रम अस्ति, शिक्षण सूत्र है, शिक्षण सूत्रम अस्ति, शिक्षण सूत्र है ज्ञाताद ज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूलात सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, उदाहरणात नियमम प्रति, उदाहरण से नियम की ओर, सर्वे सभी। तो यहां जो आंसर होगा यह है सर्वे। तो शिक्षण सूत्र सभी सही है। तो प्रश्न है शिक्षण सूत्रम अस्ति, शिक्षण सूत्र है, तो आंसर हो जाएगा सर्वे।